गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज बेटा आपकी क्लास स्टार्ट करूँगी मैं समेटिव इवैल्यूएशन से। सही है, एसई से। मैंने एफई आपको लास्ट टाइम पढ़ा दिया था, तो बेटा थोड़ा सा इसके बारे में मैं लास्ट टाइम आपको बता दिया था, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें समेटिव इवैल्यूएशन की, यानी कि संकलनात्मक योग की बात करें, तो एक तरीके का क्या होता है, आखिरी स्टेप होता है आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस में, है ना। निर्णयात्मक मूल्यांकन का आखिरी स्टेप है। कह रहे हैं यहाँ पर संकलनात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं ये इस प्रकार ये भी कहा जा सकता है कि संकलनात्मक मूल्यांकन एक अवधि और पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात ही होता है, उससे पहले हम इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, है ना। बालक की जो है शैक्षिक उपलब्धि को नापने के लिए या फिर प्रयोग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ा सा मैंने आपको नहीं बेटा बता दिया था, तो इसलिए थोड़ी सी रिवीजन करवा रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं क्या होता है। तो कह रहे हैं संकलनात्मक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य विषय के उद्देश्य और उनकी उपलब्धियों के अनुसार स्थिरीकरण करना होता है। इसका मतलब क्या है, सिंपली कि जो एसई है, जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, उसका मेन फोकस किस पर रहता है, आपकी पाठ्य सामग्री पर। यानी कि आप कौन सी विषय सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हो, आपने कितने क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट दे दिया है, कितने मार्क्स आए, उसके अनुसार आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि आपको बांटने के ऊपर करते हैं। कह रहे हैं ये किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम की सीमा या सेमेस्टर के पश्चात किया जाता है। जब 6 महीने हो जाते हैं, 2 महीने हो जाते हैं, 4 महीने हो जाते हैं, तो इस तरीके से जो है हर 6 महीने में, आपको पता ही है 2 सेमेस्टर होते थे जब आप पढ़ते थे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के एग्जाम, तो ये एसई ही कहलाया जाता है, समेटिव इवैल्यूएशन ही कहलाया जाता है। अंत में होता है, आखिरी चरण है तो लास्ट में होगा, उससे पहले नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। कह रहे हैं विद्यार्थी की उपलब्धता के बारे में बताता है कि विद्यार्थी ने कितनी चीज़ों को अचीव करा है। अचीवमेंट्स क्या है, अचीवमेंट्स अगर हमें बतानी है तो समेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू हम अचीवमेंट बता सकते हैं। तो जैसे फाइनल टर्म का जब रिजल्ट आता था आपके स्कूल में, आपने देखा होगा, आपको ट्रॉफी वगैरह मिलती थी, सर्टिफिकेट्स मिलते थे, मार्क्स बताए जाते थे, ये बताया जाता था कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। सही है। इवन स्कूल में एक पूरा जो है टॉप किसने किया है, कितने नंबर आए हैं, टॉपर्स कौन कौन हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं एक तरीके का अचीवमेंट है, उपलब्धियाँ ही हैं। तो बच्चे की उपलब्धियाँ क्या क्या होती हैं, उसको गिनवाना, उसकी क्वालिटी को मेजर करना, मापन करना भी एसई के अंदर ही आता है, यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर ये सारे पार्ट्स आते ही हैं। कह रहे हैं इसका प्रयोग जो है अध्यापक पाठ्यक्रम शैक्षिक योजनाओं की प्रभावशीलता के बारे में निर्णय लेने के लिए भी कर सकता है, कि क्या टीचर का क्या रोल रहा है, कितना इफेक्टिव रोल हो सकता है। मतलब बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार हम जज कर सकते हैं कि बच्चे की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। ऐसे ई के बाद ही हम बता सकते हैं कि हाँ भाई एवरेज बच्चा कौन है, किसको शैक्षिक रूप से ज़्यादा हमें जो है पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए, किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा बच्चा किस विषय में वीक है। ये सारी चीज़ें एससी के बाद ही पता लगती हैं, यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन होने के बाद ही लगती हैं, क्योंकि ये संकलनात्मक मूल्यांकन होता है एक तरीके का। हम इसमें इवैल्यूएट कर लेते हैं कि बच्चों को आखिर कौन कौन सी परेशानी आ रही है, और फिर उन चीज़ों के अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रेटजीज़ को, अपने टूल्स को, यानी कि जितनी भी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए, उन सारी चीज़ों को जो है वो एग्जीक्यूट हम करना स्टार्ट कर देते हैं। कह रहे हैं इसके परिणाम का प्रयोग विद्यार्थी के वर्गीकरण और भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका लाभ जो है निदानात्मक और उपचारात्मक भी हो सकता है। सही है जी। उपचारात्मक ना होकर जो है परिणामात्मक होता है। सही है जी। अब कुछ होते हैं जी इसकी लाभ और उपयोगिताएं। सही है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो उपयोग होता है, ग्रेड देने का आधार होता है। सही है जी। अगर हम बात करें तो एसई के थ्रू, यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो एक बेसिस होता है। किसका बेस होता है कि किस तरीके से हम बच्चों को कौन सा ग्रेड दे सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, संकलनात्मक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य जो है वो पाठ्य विषयों के उद्देश्य और विद्यार्थी की उपलब्धि के अनुसार उन्हें ग्रेड देना होता है। जैसे ए ग्रेड आता है, A+ आता है, बी आता है, B+ आता है, तो ये सब हम जो है समेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू ही बच्चों को दे पाते हैं। जो योग निकलता है ना लास्ट का, आपको पता ही है फाइनल में ही आपको ग्रेड मिलते हैं। जिसका 10th क्लास का जो मार्कशीट है, अगर वो ग्रेडिंग सिस्टम के बेसिस पर आई थी, तो उन बच्चों को काफ़ी अच्छे से पता होगा कि 91 से लेके जो 100 तक के मार्क्स उनके लिए A1 ग्रेड था। उसके बाद 81 से लेके 90 तक के लिए जो था वो A2 ग्रेड था। तो ये ग्रेड्स जो होते हैं, ग्रेड का एक तरीके का आधार होता है, एक बेस होता है, जिसके थ्रू हम ग्रेड दे सकते हैं। फिर होता है जी सर्टिफिकेट देने का आधार। सही है। समेटिव इवैल्यूएशन जब आखिरी प्रोसेस है, अंतिम चरण है, तो अंतिम चरण के बेसिस पर हम जो है सर्टिफिकेट्स भी बच्चों को दे सकते हैं कि उनकी कौन कौन सी उपलब्धियाँ थी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, अभी हम पढ़कर हमने देखा ही है, वैसे इवन आपने पढ़ा ही होगा कि सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है। तो मे भी पॉसिबल कोई अपने अगर मार्क्स जो हैं वो स्कूल के एकेडमिक्स में अच्छा नहीं ला पा रहा है, लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है, तो उस केसेस में भी हम उसको सर्टिफिकेट दे के मोटिवेट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धियों के बारे में जो है ज्ञान लेकर, और उसको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, जिससे कि उस बच्चे के अंदर मोटिवेशन आती है और वो बच्चा जो है सक्षम हो पाता है कि और चीज़ों में जो है ध्यान देने लग जाता है। आपने देखा ही होगा, है ना, ऑलराउंडर का जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है। उसके अलावा भी अगर हम देखें मेनली, तो कहीं ना कहीं
किस तरीके से बेटा जो आपके क्लास में एक्टिव बच्चा है उसको दिया जाता है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, डांस सर्टिफिकेट दिया जाता है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ सर्टिफिकेट आपको मार्क्स लाने पर ही दिया जाता है, अदरवाइज़ और चीज़ों पर भी दिया जाता है, क्योंकि ये योग होता है, इससे क्या होता है मोटिवेशन लेवल भी इंक्रीज़ होता है, प्रकृति का ज्ञान होता है, नॉलेज ऑफ प्रोसेस पता लगता है। तो अगर बच्चे की जो है अगर हम मार्क्स देख पा रहे हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी भी मिल जाती है कि एकेडमिक रूप में यानी कि विषय सामग्रियों पर उसका कितना ज़्यादा अपना कंट्रोल है, कौन सी चीज़ों में वो वीक है, कौन सी चीज़ों में वो स्ट्रॉन्ग है, किस पर उसको ज़्यादा अपने प्रैक्टिस करना चाहिए, किस पर ज़्यादा उसे ध्यान देना चाहिए। परामर्श का आधार भी होता है मार्क्स के बेसिस पर ही, और ये समेटिव इवैल्यूएशन के बेसिस पर ही पीटीएम रखी जाती हैं। आपको पता ही है जब रिजल्ट दिया जाता है तो पीटीएम रखा जाता है। उसमें हमेशा आपने देखा होगा जब भी आपके पेरेंट्स के साथ आप अपना रिजल्ट लेने के लिए गए होगे तो रिजल्ट के मार्क्स ना बताकर टीचर आपकी जो है कमियों को बताता है कि कहाँ पर ये बच्चा जो है ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकता है, किस गलती पे इस बच्चे के नंबर कट जाते हैं। तो ज्ञान का भी एक तरीका का क्या होता है, ये बेस होता है जिसके थ्रू जो है हेल्प की जा सकती है। आपका टीचर जो है आपको गाइड कर सकता है कि हाँ आप इस तरीके से पढ़ाओगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। जैसे जिसकी ग्रामर मिस्टेक्स हुआ करती तो इन बच्चों को बोला जाता था बाकायदा कि आपकी जो है ग्रामर मिस्टेक्स हैं, आप उन ग्रामर मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हो, किस तरीके से आप इनका ग्रामर का ट्यूशन लगा दो, है ना, स्पोकन इंग्लिश का ट्यूशन लगा दो। तो ट्रांसलेशन में अगर प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस सी बात है हम ग्रामर ट्यूशन लगाएंगे, किस तरीके से कैसी चीज़ों को करेंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में। फिर होता है जी नेक्स्ट जो है वो है आपका विभिन्न समूहों की तुलना में सहायक। अलग अलग उपलब्धियों की वजह से हम जो है बच्चे को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वैसे तो डिफ्रेंशिएट करना नहीं आया, लेकिन कहीं पर भी कंपैरिजन करने के लिए डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये जो अगर मान लो एक्स्ट्रा क्लास देनी हो तो अगर मैं इंटेलिजेंट बच्चे को भी बिठाऊंगी एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए, सही है जी, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नुकसान मुझे देती हुई नज़र ही आएंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देंगी ही देंगी, सही है। तो फिर जो है प्रमोशंस का भी जो है बेस होता है ये, सही है। इसके थ्रू हम बच्चों को प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि बच्चे एक क्लास छोड़ के कभी कभी जंप भी कर लेते हैं क्लासेस को, तो जो क्लासेस को जंप कर लेते हैं किस तरीके से वो जंप कर पाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखना, उसके साथ जो है रिलेट करना। हम केवल उसी बच्चे को बोलेंगे कि वो एक क्लास छोड़कर किसी दूसरी में जा सकता है, थर्ड क्लास को स्किप कर सकता है या एलकेजी को स्किप कर सकता है, वो उसके बेसिस चीज़ों के ऊपर भी हम पता लगा पाते हैं। तो ये समेटिव इवैल्यूएशन की वजह से ही पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज़ पॉसिबल ना हो। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ की स्टूडेंट्स की, तो हम नाप सकते हैं, सही है। उसके अलग अलग तरीके होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है बेटा वो होता है गुणात्मक मूल्यांकन, यानी कि किस तरीके से बच्चों का जो है गुणों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सिंपली क्या है कि बच्चों का जो गुणात्मक मूल्यांकन होता है वो उनके व्यवहार के ऊपर, उनके दृष्टिकोण के ऊपर, बच्चा कितना तनाव झेल पा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों को कितना सही कर पा रहा है, बुद्धि लब्धता कैसी है, उसकी व्यक्तित्व कितना निर्धारण कर पा रहा है। मात्रात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होगा, जहाँ केवल आप क्या लोगे एग्जाम लोगे, एग्जाम के थ्रू आप बच्चों को बता सकोगे किस तरीके से कौन सी चीज़ होती है। मेनली आपका जो आज टॉपिक है वो क्वेश्चनरी मेथड के ऊपर है। ये वाला मैंने लास्ट टाइम आपको नहीं समझाया था, अभी तक मैंने जितना समझाया वो सारा एक तरीके का आपका रिवीजन पार्ट है। समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपका दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसे संगठनात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जानते हैं। इन सारी चीज़ों को आप बेसिकली देख लें किस तरीके से कौन सी चीज़ कैसे होती है। तो बेटा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्वेश्चनरी। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनरी मेथड क्या होता है, जिसे प्रश्नावली प्रविधि के नाम से जाना जाता है। सिंपली आपने देखा होगा आपके जो है घरों वगैरह पर भी कभी कभी अगर आपसे कोई सूचना लेनी होती है या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी होती है तो कुछ लोग आते हैं सर्वे करने के लिए, बाकायदा उनके पास कोई पेन कॉपी होता है और एक पेज होता है, उसमें क्वेश्चन लिखने होते हैं, टिक मार्क करना होता है, सही है। मैकडी वगैरह में भी अगर अभी कभी आपको फीडबैक देना होता है तो उनके पास भी एक चार्ट होता है जिसमें आप रेटिंग देते हो, सही है, टिक लगाते हो, क्रॉस लगाते हो, या 1 2 3 4 कर सारे ग्रुप में भी चीज़ें दे सकते हो। तो इसी तरीके से ना स्कूल्स के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्नावली होती है। जैसे सिंपली अगर हम बात करें तो एक सूची होती है प्रश्नों की, जिसके थ्रू हम बच्चों की बुद्धि के बारे में या बच्चों की चीज़ों के बारे में आंकलन कर सकते हैं कि बच्चों को कौन सी प्रॉब्लम फेस हो रही है या बच्चे किस प्रॉब्लम से जो है गुजर रहे हैं। कह रहे सामाजिक शोध प्रक्रिया में शोधकर्ता द्वारा तथ्य या आंकड़े संकलित करने की जो प्रवृत्ति में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति प्रश्नावली है। प्रश्नावली अनेक प्रश्नों से युक्त एक ऐसी सूची होती है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में पहले से तैयार किए गए होते हैं, प्रश्न जो है मौजूद होते हैं और उत्तरदाताओं से प्रश्नावली भरवाकर आवश्यक जानकारी संकलित की जाती है। प्रश्नावली शोधकर्ता उत्तरदाता के पास या तो स्वयं लेकर जाता है या डाक के थ्रू जाता है या फिर डाक द्वारा या फिर स्वयं संकलित भी किया जा सकता है। मीन सिंपली अगर हम बात करें जो प्रश्नावली होती है, जो क्वेश्चनरी होता है, तो ये जो क्वेश्चनरी तैयार किया जाता है वो पूरा का पूरा आपने देखा भी होगा, कभी कभी ना स्कूल्स में भी कुछ सर्वे वगैरह करने वाले लोग आ जाते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस को लेकर और वो क्वेश्चंस जो है पुटअप कराते रहते हैं, टीचर्स आपसे पूछती रहती हैं या कभी कभी आपसे भी कभी कुछ फिल करवाया हो फॉर्म काइंड ऑफ कि बताओ आपका फीडबैक क्या है या चीज़ें क्या हैं, तो इन्हीं को प्रश्नावली बोलते हैं। इससे ना हम सूचना एकत्रित कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जो उत्तरदाता है यानी कि जो आंसर्स कर रहा है उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा था क्लासरूम में बैठकर, या एज अ टीचर या फिर एज अ लर्नर भी आपको कौन सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल
मिलती है। जैसे अगर एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस लाने हैं या फिर सीबीएसई कोई चेंज लाना चाहते हैं करिकुलम में या बाकी किसी और चीज़ के अंदर, तो वो भी क्वेश्चनरी मेथड के थ्रू ही एक प्रश्नावली तैयार करती है, टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। टीचर्स अपना पॉइंट, अपनी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हैं वो बताते हुए रहते हैं कि किस तरीके से बताना है। कह रहे प्रश्नावली का अर्थ और परिभाषा क्या हो सकती है। कह रहे सामान्य प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली एक ऐसा मेथड होता है जो किसके थ्रू भरवाई जाती है, केवल जो आंसर्स करना चाहते हैं यानी कि जो उत्तरदाता हैं, यानी कि जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे ही भरवाया जाएगा। इसके अलावा किसी और से भरवाया नहीं जाएगा। इसके लिए एक इन्वेस्टिगेटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो उस क्वेश्चनरी को तैयार करेगा। इसके लिए ना एक्सपर्ट्स को बिठाया जाता है जो क्वेश्चनरी बनाते हैं। बिना एक्सपर्ट से जो है क्वेश्चनरी नहीं बन सकता। और बेटर क्वेश्चनरी बनाने का जो मतलब है, जो सिंपली अगर हम प्रश्नावली बनाना चाहते हैं, जैसे आपने सुना होगा एज अ टीचर, अगर कोई कभी वर्किंग किया होगा किसी ने या फिर ट्यूशन भी पढ़ाए होंगे, तो मैम वगैरह वर्कशीट वगैरह भी भेजती हैं। तो वर्कशीट भी एक तरीके के क्वेश्चनरी होते हैं जिसके थ्रू हम जो है कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम जो है देखने के लिए आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं आ रही है। तो बोगार्ड्स के अनुसार जो है प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों के उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक जो है क्या होती है, तालिका या सूची होती है। एक तरीके की टेबल होती है या फिर एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम जो है किसी भी बच्चे के जो है इन्फॉर्मेशंस को, एक्सपीरियंसेस को गैदर कर सकते हैं कि आखिर उसको समाज में या कक्षा में बैठकर किस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं उसको देखने के लिए मिल पा रही हैं, या वो प्रॉब्लम को किस तरीके की चीज़ों को फेस कर रहा है। एक फीडबैक काइंड ऑफ चीज़ों को पता लगाने के लिए ही क्वेश्चनरी तैयार किया जाता है, यानी कि प्रश्नावली तैयार की जाती है। कह रहे प्रश्नावली के कुछ उद्देश्य होते हैं। कह रहे प्रश्नावली का मुख्य रूप से जो उद्देश्य हैं वो क्या है। सबसे पहला तथ्यात्मक सूचनाओं के संकलन के लिए सही है। जो लॉजिकल थिंकिंग है बच्चों की, या जितना भी हम इवैल्यूएशन करना चाहते हैं लॉजिकल बेसिस पर, उसको किस तरीके से हम आंकलन कर पाएंगे, उनका संकलन कर पाएंगे, उन चीज़ों से रिलेटेड कर पाते हैं। सही है जी। विषय से संबंधित उन व्यक्तियों से सूचना संकलना करने के लिए वो जो बहुत दूर हैं, जहाँ पर शोधकर्ता को जानकारी कठिन रूप से मिल सकती है, उसको ईजी बनाने के लिए भी क्वेश्चनरी बनाया जाता है, ताकि एक बार में एक ही तरीके से जो है रिजल्ट जो है वेरीफाई कर सकें कि क्या रिजल्ट और कौन सी चीज़ें देखने को मिल पा रही हैं। कह रहे हैं बड़े प्रश्नों के ऊपर विभिन्न लोगों से सुझाव प्राप्त करने में भी सहायक होता है कि किस किस तरीके से बहुत बड़े क्वेश्चंस को भी आंसर हम लिखवा सकते हैं। तो क्वेश्चनरी में दोनों तरीके होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकते हैं, ग्रेडिंग बेस्ड भी हो सकते हैं, रेटिंग बेस्ड भी हो सकते हैं, स्टार बेस्ड भी हो सकते हैं, टिक मार्क भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब प्रश्नावली के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो अलग अलग सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए अलग अलग तरीके की प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। उनमें से जो सबसे पहले प्रश्नावली बेटा वो है आपकी संचरित प्रश्नावली। कह रहे सामाजिक सर्वेक्षण या फिर शोध के प्रयोग की जाने वाली उस प्रश्नावली संचरित प्रश्नावली कहते हैं जिसकी रचना वास्तविक अध्ययन आरंभ होने से पहले कर ली जाती है। कह रहे इसके बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। कह रहे संचारित प्रश्नावली वह प्रश्नावली कहा जाता है जिसकी संरचना शोध शुरू करने से पहले ही कर ली जाती है, मतलब रिसर्च करने से पहले ही प्रश्नों को बना दिया जाता है। निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से पूर्व निर्धारित प्रश्नों को रखा जाता है ताकि ये सारी चीज़ें मिलकर जो है कोई पर्टिकुलर एक अध्ययन करा सकें। जितने भी शोधकर्ता होते हैं यानी कि जितने भी रिसर्चर होते हैं वो जो प्रश्नावली तैयार करते हैं उसे संचरित प्रश्नावली कहते हैं। असंचरित प्रश्नावली क्या होती है, जिसको बाद में भी जो आपके शोधकर्ता हैं वो चेंज कर सकते हैं, है ना, उत्तरदाताओं की सूचना अर्जित करने के साथ साथ। कह रहे हैं केवल विषय का वर्णन नहीं करते हैं, जिन विषय के उत्तरदाताओं से सूचना अर्जित करनी होती है उनके लिए बनाई जाती है। संख्याओं पर भी निर्धारित होती है किस तरीके की कितनी संख्या है। सही है। तो असंचरित प्रश्नावली का विषय क्षेत्र अवश्य निश्चित होना चाहिए जिसके अंतर्गत ही साक्षरता की आवश्यकता अनुसार अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता स्वतंत्रतापूर्वक प्रश्नों की जांच कर सकें। तो जैसे आपने रोडीज़ वगैरह देखा होगा, तो रोडीज़ में आप देखते हो उनके पास ऑलरेडी हमारा एक फॉर्म होता है जिसके थ्रू वो हमसे क्वेश्चंस पुटअप करता है। तो वही जो चीज़ है जिससे वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं वही तरीके का जो प्रश्नावली होता है, जो क्वेश्चनरी होता है वो असंचरित कहलाया जाता है। फिर होते हैं बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली में क्या होगा, किसी संभावित सही जवाब भी दिए जाते हैं और उत्तरदाता को इन्हीं उत्तरों में से ही किसी सही उत्तर का जवाब देना पड़ता है, अपने पास से कुछ नहीं लिखता। जैसे कि एमसीक्यू में अगर टोटल 4 पॉइंट्स है, जैसे क्या आप बेरोजगार हैं, आप किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, कुछ क्वेश्चन के टाइप हैं, ये सब क्या हैं आपके बंद प्रश्न हैं। इसके अलावा आपको ये नहीं दे सकते ना, प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। तो जितने भी फॉर्म फिल किए जाते हैं ना आपके, चाहे आप वो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम भरो या किसी और का एंट्रेंस एग्जाम भरो, वो सारे जो हैं वो बंद प्रश्नावली कहलाई जाती है। बंद प्रश्नावली के जो गुण हैं वो क्या हो सकते हैं, सही है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सूचना मिल सकती है इसके थ्रू, है ना, उत्तर देना आसान होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, स्पष्टीकरण की नीड नहीं होती, है ना, और गुणात्मक तथ्य मिल सकते हैं, उद्देश्य ज़्यादा हो सकते हैं, बच्चों के उद्देश्य के बारे में ज़्यादा पता लगा सकता है। लेकिन दोष क्या होता है, ऐसी प्रणाली में जो है ना, जो उत्तरदाता होते हैं उनके सही विचारों के बारे में पता नहीं लग पाता है, क्योंकि वो हमारे विचारों पर ही टिक कर देते हैं।
तो अगर वो खुद से कुछ लिखेंगे तो उनके विचार सामने आएंगे, उनकी चीज़ें सामने आएंगी। तो ये कुछ दोष भी हैं इनके, हमें दोषों के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि दोष कैसे हो सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब बंद प्रश्नावली के दोष जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब खुली प्रश्नावली क्या होती है? खुली प्रश्नावली क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। जैसे ऐसा मान लो यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो बंद प्रश्नावली है, यूपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो खुली प्रश्नावली होती है, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं और अपने वे में अपनी थिंकिंग को ही दिखाया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है, आपकी राय में भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो अपनी राय में बताओ ना, दूसरे की राय में थोड़ी ना बताएंगे। अपनी राय में वो कितना हो सकता है, कैसा हो सकता है, उसको रिलेट करता हुआ बताना है। इन चीज़ों से रिलेट करेंगे। इसके लाभ क्या हो सकते हैं? बनाने में आसान होता है, उत्तरदायित्व के जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसके विचारों के बारे में सही पता लग सकता है, विस्तार पूर्वक वो उत्तर दे सकता है ना। कभी कभी एमसीक्यू गलत हो जाते हैं लेकिन रिटर्न कभी कभी गलत नहीं होता। जो बच्चा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से उस रिटर्न के बारे में आंसर दे सकता है, चीज़ें क्लियर करा सकता है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके दोष क्या क्या होते हैं? कह रहे हैं उत्तर देने में अधिक ध्यान लगाना पड़ता है, ज़्यादा सोचना पड़ता है, सारणीकरण करना पड़ता है। सारणी का मतलब एक पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, उससे पहले तक आप नहीं मानोगे। पैराग्राफ तो कम से कम आपको लिखना ही पड़ेगा, 150 से 200 वर्ड में। आप जब तक एलेबोरेट नहीं करोगे तब तक वो खुली प्रश्नावली का आंसर मानेंगे नहीं। कभी कभी वर्ड लिमिट भी डाल लेते हैं, वो भी गलत हो जाता है। मिश्रित प्रश्नावली क्या होती है? जिसमें एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचिंग, क्वेश्चन आंसर्स, खुले क्वेश्चन आंसर्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जो कि हमारे स्कूल में एग्जाम होता था वो हमारा मिक्स्ड प्रश्नावली था। प्रश्नावली के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? कम खर्चे में ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं, सही है। इसके माध्यम से भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं, विशाल जनसंख्या में भी। इस तकनीक से जो है कम समय में ज़्यादा जो है कम समय लगता है, कम श्रम लगता है, लेकिन तथ्य ज़्यादा संकलित हो जाते हैं। ये वाली चीज़ें हो गई, सही है। इस प्रश्नावली से सूचना को हम जो है पुनरावृत्ति संभव नहीं कर सकते, सही है। इस तकनीक से विश्वसनीयता, पक्षपात रहित और प्रमाणित सूचनाओं का अर्जन किया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि हम पक्षपात कर रहे हैं, कोई पक्षपात नहीं होता, क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है। इसमें हम किसी पर्टिकुलर पक्षपात करते हुए, भेदभाव करते हुए नज़र नहीं आते हैं। फिर क्या होता है? इसके द्वारा जो है किए गए सांख्यिकीय विश्लेषण भी अंतरिम हो जाता है। प्रश्नावली द्वारा सूचनाओं का वर्गीकरण भी और सारणीकरण भी आसान हो जाता है। अब कौन कौन सी सीमाएँ होती हैं कि प्रश्नावली हम केवल किस किस बेसिस तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हम जो है क्वेश्चनों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो क्या चीज़ होती है, हमें पढ़ना है। तो कह रहे हैं इसकी सहायता से केवल शिक्षित समूह से ही सूचना प्राप्त की जा सकती है। जो लोग पढ़े लिखे हैं केवल उनसे ही सूचना ले सकते हैं, अनपढ़ नहीं ले सकता। अनपढ़ को हमें बताना पड़ेगा कि इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन ये है, इसमें हम कौन सी चीज़ को कैसे कर सकते हैं, कौन सी चीज़ को कैसे नहीं कर सकते। तो हमें कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। जो अशिक्षित व्यक्ति होगा वो किसी भी तरीके से प्रश्नावलियों का जो है आंसर नहीं दे सकता। मतलब जो शिक्षित हैं केवल वहीं तक ही सीमित है, इसके अलावा किसी और में सीमित ही नहीं है। सही है। सूचनादाताओं के सहयोग के बिना ये प्रश्नावली जो है वापस ही लोड करा जाती है। अगर आपको सर्वे करने के लिए आपको दिल नहीं है, आप नहीं सर्वे करना चाहते या किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते, तो ज़बरदस्ती तो आपसे उस सवाल का जवाब नहीं लिया जाएगा ना। कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम आएगी और हो सकता है आपका जो प्रश्नावली हो घर पे वापस लौटाया जाए। अब मैं किसी बच्चे के घर पे अगर पोस्ट कर दूँ कि इस प्रश्नावली को भरकर इस पत्र पर वापस भेज देना, इस पते पर वापस भेज देना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप वापस भेजना चाहते हो, भरना चाहते हो या नहीं भरना चाहते हो। कभी कभी हमारे घर में सर्वे करने के लिए आते हैं और हमारा मूड नहीं होता तो हम सर्वे कहाँ कराते हैं, मना कर देते हैं। नहीं जी, हमारे घर में नहीं है कोई 2 साल का बच्चा, वो जो पोलियो की दवा पिलाने के लिए आते हैं। बच्चा होते हुए भी हम मना कर देते हैं, जी नहीं हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। कह रहे हैं इसके द्वारा वास्तविक सूचनाओं को अर्जित करना कठिन हो जाता है। इससे सार्वभौमिक सवालों का अभाव पैदा हो जाता है ना। सूक्ष्म अध्ययन के लिए अनुपयोगी अगर हम देखें यहाँ पर, इसमें अस्पष्ट और स्वतंत्र लेख के कारण प्रश्नावली दोषपूर्ण हो जाती है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। चेकलिस्ट के बारे में बेटा आपको पढ़ना नहीं है, ये समझ लेना। ये चेकलिस्ट आपको करना नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं आता, एग्जाम्स में भी नहीं आता है चेकलिस्ट के बारे में। हाँ भाई, अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। आप किसी बच्चे को ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे, अवलोकन कैसे करोगे, ऑब्जर्व कैसे करोगे। तो ऑब्जर्व करने का बेटा अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वैज्ञानिक शोधकर्ता अलग होते हैं, सही है। स्कूल बेसिस पर हम अलग तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स दिए हुए हैं, तो आपको इतना सारा इसमें नहीं पढ़ना है कि अवलोकन का मतलब क्या है। सिंपली आपको पढ़ना है कि हम अवलोकन कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला अवलोकन जो है कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसकी कौन कौन सी विशेषता होती हैं, ये पढ़ना है। तो अवलोकन प्राथमिक सामग्री को प्राप्त करने में सहायक होता है। अगर हम किसी की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए अवलोकन ऑब्जर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अवलोकन जो है घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन करने में भी हेल्प करता है, परिणाम पता लगाने में भी हेल्प करता है, व्यवहार को या बिहेवियर को, इन चीज़ों को पता लगाने में, सही है। जो सामाजिक शोधकर्ता होते हैं वो ऑब्जर्वेशन का ही काम करते हैं। विज्ञान में भी ऑब्जर्वेशन का काफ़ी जो है वो
इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो अवलोकन जो है वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति में कहा जाता है। अवलोकन निष्पक्ष होता है। सामूहिक व्यवहार के बारे में भी अध्ययन करने में अवलोकन का अपना एक रोल होता है। और ऑब्जर्वेशन बेटा 3 तरीके के होते हैं, अनियंत्रित होते हैं, नियंत्रित होते हैं, सामूहिक होते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसी होती है कि अनियंत्रित होती है, जिसमें हम हर पैरामीटर जज करते हैं, किसी भी बच्चे का हर पैरामीटर ऑब्जर्व करते हुए नजर आएंगे। नियंत्रित में कुछ जो है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसे कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और थर्ड होता है बेटा सामूहिक अवलोकन, यानी कि जो ग्रुप में ऑब्जर्वेशन की जाती है। अच्छा, ग्रुपिंग वाली कहाँ पर ऑब्जर्वेशन आप देखोगे, क्लासरूम्स में जो है ना वो जो है ग्रुपिंग वाली ही होती है, यानी कि जो है सामूहिक ही होती है। अच्छा, ये जो अवलोकन वाला बेटा पॉइंट्स और ये जो अवलोकन वाली चीज़ें हैं, ये मैं डिटेल में थोड़ा सा आपको आज नोट्स भेजूंगी, हिंदी और इंग्लिश में भी। ये 3 तरीके के अवलोकन ना आपको पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के टाइप्स भी पूछे जाते हैं। इसको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, पहले नोट्स लिखना, फिर उसके बाद एलैबोरेट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास में बेटा हम कंप्लीट करेंगे वो है हमारा इंटरव्यू। साक्षात्कार के बारे में समझेंगे। और ये जो साक्षात्कार है आपका, ये आप जानते ही हो, इंटरव्यू बहुत तरीके के हो सकते हैं। रिटर्न में ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, सामने बिठा कर लेते हैं। साक्षात्कार का मतलब ऐसे सामने बिठा कर ही होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू को ही साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो टॉपिक है बेटा नेक्स्ट क्लास में हम हमारा कंप्लीट करेंगे। तब तक आप जो है वो नोट्स वगैरह लिख लेना, जितने भी मैं आपको दूँ। यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आगे का बेटा।